हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन मोदी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक्स ऑफ पजल पार्ट 3 के सेशन में। सो माय डियर स्टूडेंट, ये है हमारा पार्ट 3 यानी कि 2 पीएम के सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन करने वाले हैं और आज हमारा बेसिक भी खत्म हो जाएगा। देखिए आज हमारी इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है। आज हमारा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 13 ये कहता है इफ दे गिव वैकेंट फ्लोर और द वैकेंट शेल्फ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वैकेंट फ्लोर होता है या वैकेंट शेल्फ होती है। अगर एग्जामिनर हमें वैकेंट फ्लोर या वैकेंट शेल्फ देता है और कहता है कि टू पर्सन लिविंग बिटवीन ए और बी या टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब क्या होता है। अगर वैकेंट फ्लोर वहां पे है और आपसे कहा जा रहा है कि दो लोग वहां पे है, तो ध्यान रखना दो लोग का मतलब दिस कैन बी द पॉसिबल थिंग जब वहां पे कोई भी वैकेंट नहीं हो। इसलिए मैंने लिखा है नन ऑफ द पोजीशन ए एंड बी बिटवीन ए एंड बी इज वैकेंट, यानी ए और बी के बीच में अगर कोई भी वैकेंट पोजीशन नहीं है। अगर वैकेंट दिया हुआ है 8, मान लो जैसे 8 फ्लोर है, 8 फ्लोर में से कहा गया कि एक फ्लोर वैकेंट है, पर अगर आपसे कहा जाए कि ए और बी के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं, सो पर्सन का मतलब है कि वहां पे जो है पर्सन होंगे। ठीक है, इसका मतलब है वहां वैकेंट नहीं है। इस केस में एक केस तो ये बनता है आपके पास, लेकिन एक केस ये भी बनता है कि मान लो एक बंदा यहाँ पे बैठा हो, एक बंदा यहाँ पे बैठा और वैकेंट यहाँ आ जाए। ठीक है, या फिर एक बंदा यहाँ पे बैठा हो, एक बंदा यहाँ पे बैठा और वैकेंट यहाँ आ जाए, या फिर ये दोनों पर्सन यहाँ पे बैठे और वैकेंट यहाँ आ जाए। इसका मतलब एक ये भी होता है कि हो सकता है दोनों लोग वहां पे और हो सकता है कि दो लोग के अलावा एक पोजीशन वहां पे वैकेंट की आ जाए। सो ध्यान रखिएगा, वैकेंट का क्वेश्चन जब भी पेपर के अंदर आता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमेशा फंस जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वहां पे कोई वैकेंट ही नहीं है और जनरली वहां पे उनका एक क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई है? मेरी बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा स्टेटमेंट नंबर 13 और अब हम आते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 14 पे। देखिएगा, स्टेटमेंट नंबर 14 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे एटमोस्ट 10 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन द शेल्फ और एटमोस्ट 10 फ्लोर आर देयर इन द बिल्डिंग। चाहे मैं शेल्फ की बात करूं, मैं बिल्डिंग की बात करूं, मैं बॉक्सेस की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं, अगर आपके पास एटमोस्ट आता है तो एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। तो ये कह रहा है मैक्सिमम 10 जो है वो बॉक्सेस रखे गए हैं शेल्फ के अंदर, 10 बॉक्सेस। इसका मतलब है 10 का मतलब है ये पूरे 10 बॉक्सेस हैं, ये पूरे की पूरे क्या है, 10 बॉक्सेस हैं जो कि यहाँ पे रखे गए हैं। तो एटमोस्ट का मतलब ये होता है कि एटमोस्ट 10 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन द शेल्फ। इस शेल्फ के अंदर अधिक से अधिक 10 बॉक्स है, लेकिन इसका मतलब जरूर नहीं है कि 10 ही हो। इसका मतलब 10 से कम कुछ भी हो सकता है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये सब हो सकते हैं। क्योंकि एटमोस्ट का मतलब हमारे मैक्सिमम की लिमिट होगी, पर मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मैंने बोला था केस 2 क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, केस 3 क्या हो सकता है, 8 हो सकते हैं, एंड सो ऑन। 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या फिर 4 हो सकते हैं। क्लियर है? तो जब भी आपके पास एटमोस्ट है, अगर ये बोलता है यहाँ पे एटलीस्ट, अगर यहाँ पे वर्ड बोलता है एटलीस्ट 10 बॉक्सेस है, इसका मतलब है मिनिमम की एक लिमिट है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि मिनिमम की जो है एक लिमिट है हमारे पास कि भाई इससे कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। फिर 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, एंड सो ऑन, कंटिन्यू चल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सो इसका मीनिंग ये होता है, जब भी ऐसी लाइन आए तो आपको एक क्लियरली समझ लेना है कि एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम पे जो है एक लिमिट हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होंगे, और एटलीस्ट का मतलब मिनिमम पे एक लिमिट होगी, मिनिमम में इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है। क्लियर है? सो ये था हमारा यानी पॉइंट नंबर 14, जो मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एलोबरेट भी कर दिया है और डायग्राम में इसलिए रखा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो कि कैसे किस लाइन पे यहाँ के कहना चाहता है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं अपने सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग लाइन पे। बच्चों, बेसिक्स ऑफ पजल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह की ट्रेंडिंग लाइन को हमें समझना है, कैसे समझना है। ये हमसे कह रहा है कि देयर आर 6 फ्लोर with the two flat are given such that B is exactly to the east of A, यानी A के ईस्ट में मान लो B फ्लोर आता है और आपसे कहा जा रहा है कि भैया फ्लोर और फ्लैट वाला अगर आपके पजल आ जाए, कैसे डील करोगे आप? अगर फ्लोर और फ्लैट वाले पजल में कैसे डील करोगे और किस तरह की लाइन पे डील करोगे, समझना। यहां हमसे कहता है कि नो वन लिव वेस्ट ऑफ ए, ए के पश्चिम में कोई नहीं आएगा। इसका मतलब है ये क्लियर है कि ए के पश्चिम में कोई नहीं आएगा, ए को यहीं पे होना पड़ेगा। सच दैट द टाइप ऑफ स्टेटमेंट आर देयर इन दिस एग्जाम, इस एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें कहते हैं कि नो वन लिव टू द वेस्ट ऑफ ए, ए के पश्चिम में कोई नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, ए इनमें से कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो फ्लैट बी इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ ए, ए के ईस्ट में तो फ्लैट बी आई गया, ये देखो यहाँ पे आई है, और ये इस तरह की लाइन। यहाँ पे आपके डायरेक्शन का यूज होता है कि लाइक यहाँ पे ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये फिर साउथ है। इसका यूज करके आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है।
जब भी यहाँ पे टर्म यूज किया जाएगा, यहाँ पे इमीडिएटली टर्म को यूज किया जाएगा, यहाँ पे वेस्ट ऑफ ए यूज किया जाएगा, इवन दैट यहाँ पे कई बार नॉर्थ ईस्ट यूज किया जाएगा। सपोज करो यहाँ पे मान लो एक टर्म दे दिया जाए कि बी इज द इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, ऐसे टर्म यूज किया जाएगा। हो सकता है कि ए इज टू द इमीडिएट वेस्ट ऑफ ए सी, ऐसे टर्म यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे किसी भी तरह से टर्म यूज किया जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन का यूज किया है कि भैया यहाँ पे किसी भी तरह की डायरेक्शन आपको दी जा सकती है, आपको वहां पे सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको कि कभी भी अगर आपके पास फ्लो फ्लैट का क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, दैट इज कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 16। इस स्टेटमेंट नंबर 16 में क्या है यहाँ पे देखो, ये सब चीजें ना बहुत सोच समझ के लेके आए आपके पास, आपको हर पॉइंट समझ में आना चाहिए कैसे किस तरह से डील करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इन अ डेज और मंथ का, अगर डेज का क्वेश्चन है या मंथ का क्वेश्चन है और आपसे कहा जाएगा ए वाज प्रोमोटेड 2 डेज आफ्टर बी। अब यहाँ पे एक बात बताओ, मैंने एक बार आपसे पहले भी कही थी 2 डेज आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? 2 डेज आफ्टर या 2 मंथ आफ्टर या 2 फ्लोर आफ्टर, ठीक है, 2 बॉक्सेस आफ्टर, ठीक है, या फिर 2 डेज हो गया, फ्लोर हो गया, मंथ हो गया है और कुछ भी, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे 2 डेज के बाद आफ्टर का यूज होता है या फिर बिफोर का यूज होता है, किसका यूज होता है? बिफोर का यूज होता है। बिफोर आफ्टर पहले या बाद में, अगर ऐसा है तो हमेशा इससे एक कम लेना है, यानी 2 से एक कम ले लेना है, यानी एक का गैप रखना। अगर ये कह रहा है कि ए वाज प्रोमोटेड 2 डेज आफ्टर बी, तो इसका मतलब है बी के बाद एक दिन छोड़ के ए प्रमोट हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है। अगर मंथ की बात आएगी तो बी के बाद एक छोड़ के एक यहाँ पे आएगा। ये मैंने रैंडमली लिया है कि मैंने मंडे ले लिया या फिर मैंने वहाँ पे फरवरी ले लिया या फिर वेडनेसडे अप्रैल ले लिया, रैंडमली उठाया, ताकि अगर आपके पास क्वेश्चन आए डेज का तो आप डेज के अंदर समझ सको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 डेज आफ्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 डेज बिफोर। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका मीनिंग ये होता है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा वर्ड आए, आपको समझना है कि यार इसको ऐसे समझाना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा, तो आप पजल आसानी से कर पाएंगे। तब आपको दिक्कत नहीं आएगी कि पजल कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह के ट्रिकी लैंग्वेज वहां पे यूज होती है। ठीक है, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, अब तो बहुत कुछ बाकी है, पजल्स के बहुत सारे बेसिक्स है जो आपको समझाने बाकी है। अब देखिए आगे आते हैं अपने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 17 पे। क्या कह रहा है कि ए वाज प्रमोटेड 3 डेज बिफोर बी। अब मैंने बोला 3 डेज बिफोर बी। अब आप मुझे बताएं, आप ट्राई करके मुझे बताएं कि आप यहाँ पे कितना गैप लेने वाले। इसने बोला है ना 3 डेज आफ्टर बी, यानी बी यहाँ पे आएगा और बी के बाद 2 का गैप छोड़ के ए मान लो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए को प्रमोट कर रहा है 3 दिन के बाद और वो बी के, तो ये बी से काउंट होता है। एक्चुअली जो 3 दिन होते हैं ना वो बी से काउंट हो जाएंगे। बी ये 2 लोग 3 हो गए और देन ए आ गया, और इसीलिए आपको ट्रिकी लैंग्वेज में बोला गया कि जब भी 3 आए तो बस एक कम ले लो, दैट्स इट, आपका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। 2 डेज बिफोर भी हो जाएगा, तो 2 डेज बिफोर भी हो जाएगा या आफ्टर भी हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा। तो ये देखो बिफोर भी बोला यानी कि इससे बी के पहले, तो ये आ गया बी के पहले यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने डायग्राम उल्टा बना दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि मान लो बी आ रहा है सैटरडे को, तो 1 और 2 का गैप ए आ गया, या फिर बी यहाँ पे आ रहा है 1 और 2 का गैप आ गया, ये यहाँ पे आ गया। इसका मीनिंग ऐसे होता है। तो जब भी आपके पास अगर मान लो जैसे बहुत सारी पजल्स होती है आजकल, जो मेंस की पजल्स होती हैं, चाहे आप आरआरबी पीओ की इस समय तैयारी कर रहे होंगे, या एसबीआई क्लरिकल की तैयारी कर रहे होंगे, आरबीआई की तैयारी कर रहे होंगे, या हो सकता है अपकमिंग आने वाले आईपीएस पीओ या एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे होंगे, आपके पास मेंस में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं कल आपको बताऊंगा, स्पेशली जब आपका कंफ्यूजिंग स्टेट नंबर 18 में करवाऊंगा, तब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि और किस तरीके के यहाँ पे वर्ड यूज किए जाते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये जो 11 मिनट ट्रिक के वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ये 11 मिनट ट्रिक के वीडियो आपकी लाइफ बदल देंगे। ये जो आपका डर है ना पजल्स को लेकर के हमेशा, कि पजल सब नहीं होती है सॉल्व, हमें समझ में नहीं आता है पजल को कैसे क्रैक किया जाए, किस तरीके से पकड़ बनाई जाए, ये मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आपने इस 11 मिनट की वीडियोस को अच्छे से पूरा देखा, समझा, मेरी हर बात को ध्यान से सुना, कहीं पे स्किप नहीं करना, आपको फॉरवर्ड नहीं करना है वीडियो को। देखो अगर आप फॉरवर्ड करते हैं वीडियो को तो यहाँ पे आप अपने आप से खेल रहे हैं, मेरे से नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मैं आपको हर एक वो पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। इसके बाद लास्ट में जाकर के अगर आपको कभी लगता है कि यस सर आपने जो भी पॉइंट बताए हैं ये मेरे बहुत हेल्पफुल रहे हैं और एग्जाम में मैंने बहुत काम में ले रहा हूँ, तब आप इस वीडियो को लाइक करें, तब आप इस वीडियो को शेयर करें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यस अब सचिन सर के चैनल को मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि सचिन सर मेरे लिए बहुत अच्छा एफर्ट मार रहे हैं, तब आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, आज बेसिक कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखिएगा इन 3 वीडियो के अंदर मैंने 11-11 मिनट के अंदर आपको मेन चीजें करवा दी हैं। अब कल जब हम मिलेंगे
तब हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन मैं करूंगा और बेसिक क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा कल से। तो आपको इन बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, सीखना है और उसके बाद इन्हें अप्लाई करना है। ठीक है, अपन करेंगे, मैं लाइव आऊंगा आपके साथ में काम करूंगा, लेकिन पहले आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन सिखा दूं, 2-4-5 वीडियोस बेसिक के आपको दे दूं, उसके बाद मजा आएगा। ठीक है गाइस, सो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।